Hello students, this is Manish and you are welcome to my YouTube channel Study with Manish Pandey. Today's video is going to be very useful and fruitful for all of you. In today's video, we will discuss Madam Rides the Bus, Amanda, Animals and From the Diary of Anne Frank. Today's video will be very important for you. Don't skip the video. Watch it from the beginning until the end. Without wasting your precious time, let's begin. First of all, we will discuss the lesson from the diary of Anne Frank. And you know better that this lesson has been based on the concentration camp of Nazis, that is Hitler. और आपको याद है, बहुत बढ़िया से आप जानते हैं कि यह जो लेसन है, नाजियों के द्वारा जो यहूदियों पर अत्याचार किया गया, जो जूज होते थे, जूज को हिंदी में यहूदी कहा जाता है, उन पर जो अत्याचार किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, उसी पर आधारित ये कहानी है. हिटलर थॉट दैट जूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिफीट. हिटलर को क्या लगता था कि ये यहूदी ही हैं जिनके चलते वो हार गया है. कहता था कि ये देशद्रोही हैं और इसलिए सभी यहूदियों को एक एक करके मारना चाहता था और उसके लिए बहुत सारा अलग अलग वो हथकंडा भी अपनाया. कॉन्सेंट्रेशन कैंप की घटना आप जानते हैं, उसी पर आधारित ये है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. लेट्स स्टार्ट. और यह कहानी है एक बच्ची की, एनी फ्रैंक की, है ना, जो कि यहूदी थी और कितने साल की थी? मात्र 13 साल की थी. ठीक है. एनी फ्रैंक वाज 13-year-old ज्यूइश गर्ल, माने यहूदी लड़की थी 13 साल की. हर फादर्स नेम वाज ओटो फ्रैंक, उसके पिताजी का नाम था ओटो फ्रैंक एंड सिस्टर्स नेम वाज मार्गोट फ्रैंक, उसके बहन का नाम था मार्गोट फ्रैंक. किटी वाज एनीज डायरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. किटी वाज द नेम ऑफ द एनीज डायरी. शी गॉट इट एज अ बर्थडे गिफ्ट. और ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ देता है कि वो डायरी जो थी उसको मिला कहाँ से था और कब मिला. तो मिला था पापा की तरफ से एज ए बर्थडे गिफ्ट व्हेन शी वाज 13 ईयर ओल्ड. ठीक है, बर्थडे पर मिला 13 साल. हर डायरी कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द कंसेंट्रेशन कैंप्स लाइफ फ्रॉम 12 जून 1929 टू 1 अगस्त 1944. ये इतना समय के बीच का जो ये है, उसके बीच का वो कहानी है उसमें. ठीक ना. इसके बाद है शी डाइड ऑफ टाइफस. आपको पता है कि वो मर जाती है. कैसे मर जाती है? टाइफस से मर जाती है. इसके बाद कह रहा है कि हर फादर थॉट दैट द डायरी वाज अ यूनिक रिकॉर्ड. वो मर गई. मरने के बाद तो पता चला कि एक डायरी मैंने बचा हुआ है, मिला हुआ है. वो देखे, पढ़े तो उनको लगा कि ये तो एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है और उनके अंदर इच्छा जागी. क्या इच्छा जागी? टू हैव इट पब्लिश्ड, कि उसको वो प्रकाशित करा दे, छपवा दे. और पहली बार जो छापा गया वो द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से छपा गया उस डायरी को. इसके बाद कह रहा है कि इन द 6th फॉर्म मिसेज क्यूप्रस वाज हर टीचर एंड हेड मिस्ट्रेस. जब 6 क्लास में थी तो मिसेज क्यूप्रस जो थी वो क्या थी? इसके एनी के हेड मिस्ट्रेस थी, टीचर थी. इन 1941 में हर ग्रैंडमा डायड. एनी की ग्रैंडमा कब डायड हो गई, कब मर गई? 1941 में, 1941 में डायड. एंड दैट इज व्हाई एनीज बर्थडे पास्ड विदाउट अ लिटिल सेलिब्रेशन. और क्या हुआ? दादी मर गई, इसलिए उस साल उसका जो बर्थडे था वो बिना किसी सेलिब्रेशन का ही पास हो गया. अपने दादी से ये बहुत प्रेम करती थी. एनी वांटेड टू कीप अ डायरी. अब प्रश्न उठता है कि एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो शी वांटेड टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स. ऐसा नहीं था कि उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, बट नो ट्रू फ्रेंड्स.
इसलिए। और दूसरा चीज है कि भाई वो उस बच्ची के, एक तो बच्ची है, एक तो सच्चा मित्र नहीं है, तो छोटी बच्ची के बातों को मन में तो विचार तो बहुत सारे उठते हैं, बातें तो, और खासतौर पर छोटे बच्चों के मन में तो बहुत सारी बातें आती है, तो किससे शेयर करे? बड़े लोग तो उतना धैर्य से सुनेंगे नहीं। शी थॉट दैट नो वन वुड लिसन टू हर पेशेंसली, कि धैर्यपूर्वक उसकी बात को लोग सुनेंगे नहीं, सीरियस होकर के सुनेंगे नहीं। और उसे एक प्रोवर्ब भी याद आया कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि जो पेपर है, जो कागज है, उसमें ज्यादा धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा। मतलब कि हम अगर कोई बात लिख देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं, तो वो लंबे समय के लिए रह जाता है। लोग एक तो सुनते नहीं है, सीरियस होकर के सुनते भी हैं तो जल्द भूल जाते हैं। और ये बात ये क्यों कह रही है? क्योंकि उसे डायरी में लिखना था। क्यों डायरी में लिखना था? क्योंकि लोग उसकी बात को सीरियसली लेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं। और उसको पता था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इसलिए वो डायरी, जिसका नाम था किटी, उस पर लिखना चालू करती है। ये अक्सर एक्सप्लेन करने के लिए आता है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल अक्सर एक्सप्लेन करने के लिए आता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। तो आपको ये बढ़िया से एक्सप्लेन कर देना होगा। She thought that no one would listen to her patiently, and that is why she said that paper has more patience than people. She had no true friends. Next है, she had 9 teachers. कितने टीचर्स थे? जो अंतिम जिस विद्यालय की चर्चा की है, तो she had 9 teachers, 7 were men and 2 were फीमेल, मीन्स वुमन। सी टॉक टू मच इन द क्लास, वो क्लास में बहुत ज्यादा बात करती थी, इसीलिए उसको चैटर बॉक्स भी कहा गया है ना। बहुत ज्यादा बात करती थी, इसलिए उसके जो मैथ के टीचर थे, जिसका नाम था मिस्टर के सिंह, अक्सर थे तो बहुत बढ़िया आदमी थे, लेकिन कोई भी टीचर थोड़ा उबने लगता है अगर कोई बच्चा क्लास में डिस्टर्ब करता है बात करके। तो मिस्टर केसिंग देखिए कितना बढ़िया वो उपाय करते हैं, कितना साइकोलॉजिकल उपाय करते हैं। ऐसा नहीं को बच्ची को मारते हैं, पीटते हैं, कहते हैं कि चैटर बॉक्स पर लिख करके लाओ। फिर चैटर बॉक्स पर लिख करके लाती है, जिसमें वो आर्गू करती है कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट स्टेट, कि बात करना तो विद्यार्थियों का स्वभाव ही है। हाँ, यद्यपि वो प्रयास करेगी कि उसको कंट्रोल में रखेगी। इसके बाद जो सेकंड असाइनमेंट दिया जाता है मिस्टर केसिंग के द्वारा, वो किस पर दिया जाता है ये भी पूछता है। एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। कैसा चैटर बॉक्स? माने कैसा बातूनी लड़की जिसको कि आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको सुधार नहीं कर सकते हैं, जो कि इनकॉरिजिबल है। इनकॉरिजिबल जिसको सुधारा नहीं जा सके। इसके बाद है, लास्ट में क्या होता है, वो देते हैं कि क्वैक 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 पर कुछ लिखने के लिए। वो एक पोएम लिखती है अपने फ्रेंड के हेल्प से। साने उसका नाम रहता है, जो कि इंटरेस्टेड ज़्यादा रहती है लिटरेचर में, पोएम्स वगैरह में, तो हेल्प करती है। और ये एक पोएम लिखती है जिसमें कि एक मदर डक है, एक फादर स्वान है, और 3 उसके बच्चे हैं। और उसमें क्या लिखती है? लिखती है कि उसके जो बच्चे थे 3, वो बहुत बोलते थे, इसलिए उसके जो फादर थे वो क्या कर दिए, मारते मारते उसको, माने पीटते पीटते उसको मार डाला, खत्म कर दिए। ठीक है, तो ये सब है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इसमें प्रश्न आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि वह कौन सा विषय था जिससे एनी ज्यादा डरती थी, ज्यादा टेंशन में रहती थी? वो सब्जेक्ट था मैथ। और आप लोगों को इस पूरे कहानी में चर्चा है कि जब रिजल्ट का समय आता था तो बच्चे खूब यही डिस्कस करते रहते थे हमेशा कि कौन पास होगा, कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, कौन इसी क्लास में रह जाएगा। क्योंकि टीचर्स आर द मोस्ट, कहती है, एनी कहती है कि टीचर ऐसे जीव होते हैं जिनके पास जिनके बारे में तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, अनप्रिडिक्टेबल वो होते हैं टीचर्स। ये सब बातें आई हैं जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, आज हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे। इसके बाद कुछ और पॉइंट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेसन का। नेक्स्ट हम लोग अमांडा लेसन से कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अमांडा जो कि एक स्कूल गोइंग गर्ल रहती है,
और उसको फ्रीडम बहुत पसंद है। उसको लगता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी माँ जो है बात-बात पर टोकती है और उसको वो बातें पसंद नहीं है। वो शी वांट्स टू बी फ्री, कंप्लीटली फ्री। और ऐसा नहीं कि अमांडा इज़ एन एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन नहीं है। उस उम्र में सभी बच्चों को ऐसा ही लगता है कि अ, हिज और हर पेरेंट्स आर नॉट गुड, दे कंट्रोल देयर फ्रीडम, ऐसा लगता है बच्चों को। तो अमांडा इज अ स्कूल गोइंग गर्ल ऑफ अबाउट 10 to 12 ईयर ओल्ड। देखिए इसमें कहीं भी अमांडा के एज का जिक्र नहीं है, लेकिन बाकी जो चीजें चर्चा की गई है पोएम्स में, दे हिंट, वो क्या करते हैं, हिंट देते हैं अबाउट द एज ऑफ अमांडा। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 or 12 ईयर ओल्ड। इसके बाद कह रहे हैं कि सी इज नॉट ऑर्फन। देखिए पोएम में एक जगह वो कहती है आई एम एन ऑर्फन, बट इट डजेंट मीन सी इज एन ऑर्फन, सी इज नॉट एन ऑर्फन। ऑर्फन नहीं है, क्योंकि उसको फ्रीडम बहुत पसंद है, इसलिए वो चाहती है कि वो वैसा रहती तो शायद ज्यादा फ्रीडम मिल जाता, ऑर्फन रहती तो। शी सेज दैट शी थिंक्स दैट हर फ्रीडम इज कर्टेल्ड बाय पेरेंट्स। उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स के द्वारा, उसकी माँ के द्वारा, क्योंकि इसमें जो चर्चा है वो हिंट करता है कि वो उसकी माँ उससे बात कर रही है, उसको तमाम चीजों के लिए मना कर रही है ना। तो उसको लगता है कि उसका जो फ्रीडम है वो कर्टेल कर दिया जा रहा है, मतलब कम कर दिया जा रहा है। हर मदर इज स्पीकिंग टू हर। और जो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि वह जो नैरेटर है, जो कह रहा है कहानी, जो मना कर रहा है अमांडा को, वो परहैप्स वो उसकी मदर ही है। स्टांजाज इन द पैरेंथेसिस डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अमांडा। देखिए इस कविता की एक खासियत है कि बहुत सारे इसमें स्टांजाज हैं, लेकिन स्टांजाज में हम देख रहे हैं कि कुछ स्टांजाज ब्रैकेट में दिए गए हैं। जो ब्रैकेट में स्टांजाज है वो किसका ओपिनियन है, किसका विचार है, वो अमांडा का विचार है। और जो पैरेंथेसिस में नहीं है, ब्रैकेट में नहीं है, वो उसकी माँ का है। स्टांजाज इन द पैरेंथेसिस डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ अमांडा। ठीक है, इफ सी वर ए मरमेड, उसको लगता है कि अगर वो मरमेड होती, अगर वो जल परी होती, तो समुद्र में बिना रोक टोक का खूब आनंद से वो रहती, खूब घूमती फिरती। सी से दैट साइलेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। उसको लगता है कि चुप्पी जो है गोल्डन है और फ्रीडम बहुत प्यारा है। फ्रीडम को क्या कहती है अमांडा, कि फ्रीडम बहुत मधुर है। रपुंजल इज अ फेरी विद लॉन्ग हेयर। रपुंजल की कहानी तो आप लोग पढ़े होंगे, इस पर वीडियो भी है, मूवी भी बनी है कि कैसे रपुंजल एक बच्ची है जिसके हेयर बहुत लंबे रहते हैं, बहुत है, और वो एक टावर पे रहती है, उसके साथ एक जादूगरनी भी रहती है ना। उसको लगता है कि मैं भी रपुंजल हो जाती और अकेले उस टावर पे रहती है ना, बिना रोक टोक का। आगे कह रहा है अमांडा इज सेड नॉट टू बाइट। अब उसकी माँ बहुत सारी बातें कहते कि ये मत करो वो मत करो, क्या नहीं कहती है, कहती है कि नॉट टू बाइट हर नेल्स। अक्सर बच्चों का ये आदत होता है टू बाइट हर नेल्स, है ना। नॉट टू हंच हर सोल्जर्स, कंधों को ना ऐसे वैसे करो। इसके बाद कह रहा है कि टू डू होमवर्क, होमवर्क के लिए तो सभी बच्चों को डांटना ही पड़ता है, उसकी मदर भी कहती है टू डू हर होमवर्क। इसके बाद क्या कहती है, टू क्लीन हर शूज, कि अपने जूते साफ रखो। नॉट टू ईट चॉकलेट, चॉकलेट ना खाओ ज्यादा, नहीं तो रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, कहते हैं ना कि अपना एक्नी, ये जो क्या कहते हैं चेहरा पर निकल जाता है फोड़ा फुंसा, है ना, उसको कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि अमांडा थिंक्स हर टू बी रूपांजल। ठीक है, ये तो मैं बता ही दिया। इसके बाद जो अगला है वो है एनिमल्स। एनिमल्स जो है डब्ल्यू क्या कहते हैं, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई बहुत बहुत ही सीरियस नेचर की ये कविता है। एक तरफ अमांडा जो है चाइल्ड साइकोलॉजी को एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरी तरफ जो एनिमल्स पोएम है रिटन बाय वाल्ट व्हिटमैन। वाल्ट व्हिटमैन तो अमेरिका के बहुत बड़े पोएट हुए, पोएट लॉरिएट हुए, है ना। सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ
है ना, उनकी बहुत बड़ी रचना है वाल्ट व्हिटमैन की, वहाँ के राष्ट्र कवि कहे जाते हैं। तो उन्हीं का है ये एनिमल्स। देखिए इसमें एनिमल्स में चर्चा क्या है, क्या किसी जानवर की चर्चा है? नहीं, जानवर की चर्चा नहीं है। अगर सच पूछो तो यहाँ कवि ने कंपेयर किया है जानवरों की इंसानों से। और क्यों कंपेयर किया है? एक तरफ तो जानवरों के पास कुछ है नहीं, मनुष्य तो चांद्र पर चला गया, मंगल ग्रह पर जाने वाला है, इतना रिसर्चेज, इतना इन्वेंशंस डिस्कवरीज, तमाम चीज कर दिया है। इवन दो मैन इज नॉट हैप्पी, मैन इज नॉट कंटेंटेड, द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, एंड इवन देन he remains unsatisfied, he remains sad, he feels sorry. And that is why in the poem Animals, Walt Whitman has discussed several things. And he said that I want to turn up and I want to live in the company of animals. I don't want to live in the company of human beings. Why he says? Let's see. The poet wishes to turn from human beings and live with animals. वो चाहता है कि मैं जानवर से इंसान से जानवर बन जाऊं, मतलब चेंज हो जाऊं और मैं जानवरों के साथ रहूं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के साथ रहते रहते मैं तंग आ गया हूं। सब कोई अपनी स्थिति को लेकर के कंप्लेन कर रहा है, उसके पास लाख सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी वो अनसेटिस्फाइड है, हमेशा वो कंप्लेन से भरा हुआ है, हमेशा ईश्वर से शिकायत कर रहा है कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, है ना। और दूसरे लोग भी मिलते हैं तो पाप का चर्चा, पुण्य की चर्चा, तमाम और इस तरह की बातें एनिमल्स वर्ल्ड में नहीं है। तो कह रहा है कि द पोएट विशेस टू टर्न फ्रॉम ह्यूमन बींग्स एंड लिव विद एनिमल्स। ठीक है, द एनिमल्स अपीयर काम, पीसफुल एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट। देखिए इसमें एनिमल्स और ह्यूमन बींग में क्या डिफरेंस है, अगर आ जाए लिखने के लिए कि ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में कंपेयर करने के लिए, तो इस सब चीजों की चर्चा कर देना है कि एनिमल्स जो है काम है, पीसफुल है एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट है, शांत है और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट एनिमल्स विद लव एंड अफेक्शन। जानवरों के प्रति वो बड़ी प्रेम से, बड़े स्नेह से चर्चा करता है उनके बारे में। एनिमल्स डू नॉट लाइक अवेक इन द डार्क, डोंट लिव अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। कह रहा है कि जानवर जो है इंसानों की तरह अकेले में रोते नहीं है, अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते हैं। एनिमल वर्ल्ड में जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वहां उन सब के जगत में सिन का कंसेप्ट ही नहीं है। दे आर डिफरेंट एंड बेटर देन ह्यूमन बींग्स। वो इंसान से अलग हैं और ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि दे आर कॉन्टेंटेड, क्योंकि वो कॉन्टेंटेड है, मतलब एकदम सुखी हैं, संतोषी हैं। दे आर नॉट मैड आफ्टर कलेक्टिंग थिंग्स। मनुष्य के पास तो है कि जितना मिल जाए उतना ही कम रहता है, लेकिन इस तरह की स्थिति वहां नहीं है। देयर आर नो सीनियर एंड जूनियर फीलिंग इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के वर्ल्ड में कोई सीनियर नहीं है, कोई जूनियर नहीं है, सब इक्वल है। ह्यूमन्स ऑलवेज कंप्लेन टू गॉड फॉर देयर कंडीशंस। मनुष्य हमेशा कंप्लेन करता है भगवान से अपनी स्थिति को लेकर के। 1 लाख मिल गया, 10 लाख के लिए कंप्लेन कर रहा है, 1 करोड़ मिल गया, 5 करोड़ के लिए कंप्लेन कर रहा है, या किसी भी तरह की चीज के लिए कंप्लेन कर रहा है। बट एनिमल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। इन एनिमल्स नो वन इज मोर रिस्पेक्टेबल देन अदर्स। एनिमल वर्ल्ड में कोई ज्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं है, कोई कम रिस्पेक्टेबल नहीं है। आगे कर रहा है टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। कर रहा है कि टोकन्स ऑफ माई सेल्फ क्या है, वो प्रेम और स्नेह है एनिमल्स का। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग अमांडा और एनिमल से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किए। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैडम राइड्स द बस। अगला लेसन हम जिसमें कुछ पॉइंट का चर्चा करने जा रहे हैं वो है मैडम राइड्स द बस। मैडम राइड्स द बस दरअसल एक 8 वर्षीय एक गर्ल की कहानी है।
एक छोटी बच्ची इतनी समझदार भी हो सकती है, हम लोग इस कहानी में देखेंगे। कितनी समझदार है और कितना वो 8 साल की है और कितना बढ़िया से प्लानिंग करती है कि वो उसको अपने निकटतम शहर जाने का मन करता है, इच्छा करता है। वो कभी अपने गाँव से शहर गई नहीं है, वो कभी बस पर नहीं चढ़ी है। वो अपने दरवाजे पर खड़ी रहती है, उसके दरवाजे के बगल से ही सड़क से बस जाती है। रोज वो बस को आते-जाते देखती है, उसके पैसेंजर्स को देखती है और जर्नी के बारे में जो डिटेल्स है वो लोगों से पूछताछ करते रहती है और वह पैसा भी इकट्ठा करती है। देखिए वो कितना स्वाभिमानी बच्ची है कि वो फ्री में नहीं जाना चाहती। वह 30 पैसा इधर से 30 पैसा रिटर्निंग का वो भाड़ा भी देती है। और वो भाड़ा कैसे बचाती है? तो बच्ची को जो थोड़ा बहुत कभी मिठाई के लिए, कभी चॉकलेट के लिए, किसी चीज़ के लिए मिलता है, उस पैसा को बचा-बचा करके वो 60 पैसा इकट्ठा किए रहती है। उस बस का टाइम पता है, उस टाइम पर वो जाती है और बस स्टेशन में यानी बस स्टैंड में जब बस रुकती है, वो बच्ची उसी बस से रिटर्न होने के लिए उस बस से बाहर उतरती तक नहीं है, यहाँ तक कि कंडक्टर उसको कुछ खाने-पीने की बात कहता है, तब भी वो ना तो बाहर जाती है, ना तो कंडक्टर के द्वारा कहे जाने पर कुछ तैयार होती है लेकर के खाने के लिए। और बीच राह में एक गाय जो दिखाई पड़ती है, उधर से रिटर्निंग के समय में जो कि रोड पर मरी हुई रहती है, उसको देख कर के वो कितना दुखित होती है। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो 8 ईयर ओल्ड जो वल्ली है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट लड़की है। आइए देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। वल्ली वाज एन 8 ईयर ओल्ड। कितने साल की है वल्ली? 8 ईयर की है। और ध्यान दीजिए, वल्ली उसका असली नाम नहीं है, वल्ली तो शॉर्ट में कहा जाता है। वलिया माई उसका असली नाम है। क्या नाम है? वलिया माई। और शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। बहुत उत्सुक रहती है वस्तुओं को लेकर के जानने के लिए। हर फेवरेट पास टाइम वॉज, देखिए ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या था, वो कैसे वो अपना समय व्यतीत करती थी, काटती थी। तो फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस एंड लुकिंग एट लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। और बाहर सड़क पर क्या हो रहा है उन सब चीजों को देखते रहती थी। द अनएंडिंग जॉय जो था उसका, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय बल्ली के लिए जो था वो था कि बस को हमेशा आते जाते देखना। जब भी बस आती थी, नए नए पैसेंजर्स हुआ करते थे, उनको देखती थी, उसको बहुत बढ़िया लगता था। वली स्ट्रांगली डिजायर टू राइड द बस। उसका स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या था? उसका इच्छा था कि वो बस पर वो भी सवारी करे और वो वैसा करती भी है। जर्नी के लिए जो तमाम इंफॉर्मेशन है वो किससे पूछती है? पीपल से पूछती है और मनी भी कलेक्ट करती है। द कंडक्टर सीड वली मैडम। कंडक्टर वली को मैडम कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि वली जिस तरह से बिहेव करती है, ग्रोन अप वुमन जैसा बिहेव करती है, एकदम धीर गंभीर। जब उसको बच्ची एक आदमी कहता है तो गुस्सा जाती है। एक बगल में आकर के महिला, खड़ूस महिला बैठ जाती है जो कि उसको पसंद नहीं आती है। इन सब चीजों माने जैसे वो रिएक्ट करती है वल्ली, इट सीम्स दैट शी इज नॉट एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल बट शी इज अ ग्रोन अप वुमन एंड दैट इज व्हाई द कंडक्टर शेड वल्ली मैडम। ठीक है। वली स्टूड अप ऑन द सीट। अब वली छोटी बच्ची है, सीट पर बैठ करके बाहर की चीज उसको दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या होता है? वली स्टूड अप ऑन द सीट टू वॉच व्हाट वाज गोइंग ऑन आउटसाइड। बाहर जो हो रहा था उन सब चीजों को देखने के लिए। वली कलेक्टेड कॉइन्स बाय रेसिस्टिंग हर डिजायर्स टू बाय टॉयज। वो पैसा कहाँ से कलेक्ट की थी, कैसे कलेक्ट की थी? तो अपने इच्छाओं को दमित करके। देखिए हम जानते हैं कि चिल्ड्रेन में, छोटे छोटे बच्चों में ईड की प्रधानता होती है। ईड मतलब मुझे ये चाहिए तो ये चाहिए, खिलौने तो
और चॉकलेट मिठाई तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। लेकिन अपने मन को सोचिए कि कहानी किस तरह, माने ये जो वलिकानन ने जो लिखा है, राइटर का नाम क्या है, वलिकानन, कितना बढ़िया चाइल्ड साइकोलॉजी पर आधारित ये कहानी लिखा है, बेजोड़। तो तमाम चीज़ों को, बैलून खरीदना है, टॉय खरीदना है, वो सबको दबा देती है और पैसा इकट्ठा करके वो 60 पैसा, कितना वो बचाती है, 60 पैसा बचाती है, 60 पैसे बचाती है। वली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, जहाँ जा करके शहर में वो रुकती है बस स्टैंड में, वली डिड नॉट गेट ऑफ द बस, बस से बाहर नहीं निकलती है। कंडक्टर कहता भी है कि जा करके कुछ ले लो, खा लो, पी लो, या मैं ला दूं, तो नहीं तैयार होती। उसको डर लगता है कि मैं पहली बार आई हूँ, कहीं छूट न जाऊं, कहीं ये बस मिस न कर जाए। कितनी समझदार है। बिकॉज सी हैड कम टू सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आई थी, कुछ पता भी नहीं था। वली वाज सैड टू सी द डेड काउ, कितनी इमोशनल थी। वो पता चलता है कि जब इधर से जिस गाय को जाते हुए देखी रहती है, वही गाय रिटर्निंग में जब वो रोड पर मरी हुई दिखाई पड़ती है, सी बिकम्स सैड। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ डैम्पेंड हर इंथुजियाज्म, उसके उत्साह को ही ठंडा कर देता है। और इसके बाद तो वो खिड़की से बाहर देखना ही बंद कर देती है। तो दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मैडम राइड्स द बस। और ये सभी पॉइंट्स आप लोगों के लिए, परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पहले से पढ़े हैं तो रिवीजन हो जाएगा, और अगर नहीं पहले से पढ़े हैं तो बिल्कुल इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए विदाउट स्किपिंग द वीडियो, ठीक है। और अन्य को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।